एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। टॉपिक हमारे पास रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और इसमें पहला फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एग्जाम में जैसे आपका लिखा हुआ आएगा कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो डायरेक्ट आप इसी मेथड का यूज करेंगे, यूजिंग द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लिखा जाएगा तब तो ठीक ही है। अगर आपसे कहा जाएगा यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ, तो तब आप पहले वाली मेथड, पहले भी एक बता चुका हूं ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में एक मेथड पहले ही बता चुका हूं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। याद आया? ओके, तो जब अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कुछ नहीं कहा है आगे यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ या यूजिंग द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, कुछ नहीं कहा है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो कोशिश करें इस मेथड से करें क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से, और अगर आपसे कहा है पर्टिकुलर तो फिर उस मेंशन करेंगे। तो अभी अब में हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में हमारी फर्स्ट एप्लीकेशंस होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझेंगे, इधर आप समझ में आ जाएगा। देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है, तो हम लेट अस कंसीडर कर लेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेंगे, सपोज दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है, तो हमारे पास सपोज इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। ये हमारे पास कोई वायर है एक्स वाई, दिस इज द वायर एक्स वाई, ये आपके पास एक्स वाई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट, दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, और इस वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर आपके पास कोई पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है आपको? लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटा, इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया स्मॉल ए डिस्टेंस पर। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया सबके? यस और नो? अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ LI लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन अगर हम यहां पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL। भाई लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, B डॉट DL। लाइन इंटीग्रेशन को ऐसे ही लिखते हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन होगा हमारे पास B डॉट DL, लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos 0। कैसे भाई, देखो इधर देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होगी, यस और नो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। ऐसे अगर आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। पाम रूल लगा दो या राइट हैंड थंब रूल लगा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। जो हम लेंथ एलिमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन भी कहां को जाएगी, अंदर की तरफ को जाएगी लेंथ एलिमेंट। ठीक है, लेंथ एलिमेंट इसके चारों तरफ जाएगा ना, क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब आप क्लोज्ड पाथ लोगे, और अगर आप क्लोज्ड पाथ ले रहे हो तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ऐसे अंदर से ऐसे जाएगा, वो भी क्लियर हो गया पाथ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट होगा, लाइन इंटीग्रेशन भी इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो इसका मतलब दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, 0। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना है, B तो हमें निकालना है, तो B को आप बाहर ले लो, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब क्लोज्ड पाथ है, एक सर्कुलर पाथ में, क्योंकि पॉइंट A डिस्टेंस पे हमें निकालना है, तो कहीं भी निकाल हो सकता है। देखो ये वायर है, इस वायर से A डिस्टेंस पे कहीं पे भी पॉइंट होगा, उन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो सर्किल ही तो बनेगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DL किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई इंटू A के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ B इंटू 2 पाई A। दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ACL, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होना चाहिए, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू
बोलो लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर होना चाहिए। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। देखो बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को आप कंपेयर कर दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। क्लियर हो गया? अरे समझ तो नहीं आया? तो ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, b इंटू टू पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। बहुत सिंपल हो गया। तो यहां से लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा किसकी वजह से, ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। किसी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए अगर आपको स्मॉल ए डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ये एप्लीकेशन ऑफ किसकी होगी, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। सबको क्लियर है? यस और नो? चलो लिखो तो इसमें प्रूफ में लिखो, इसमें डैश करके लिखना। लेट अस consider A is a point, sorry, let us consider long straight wire. Let us consider long straight wire XY. Let us consider a long straight wire XY carrying I ampere of current, carrying I ampere of current, carrying I ampere of current, I ampere of current, I ampere of current. Suppose P is any point, suppose P is any point, P is any point at small a distance, at small a distance from the current carrying wire, current carrying wire, current carrying wire, then THEN, then लिखे बेटा। चलो अब ये छपाई कर दो पूरी, इसके नीचे छपाई बिल्कुल एकदम बराबर होनी चाहिए, गलत मत लिखना कुछ भी। ठीक है बेटा? चलो बेटा सबने नोट कर लिया तो मान के चल रहे हैं कि सबकी समझ आ गया। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, ये सब एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन में चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है भाई, सोलेनॉइड क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था ना, व्हाट इज द सोलेनॉइड, क्या होता है हमारे पास, किस तरीके से सोलेनॉइड बना होता है। देखो ध्यान से समझो, अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, किस तरीके से सोलेनॉइड, आपको याद होगा मैंने पहले भी सोलेनॉइड कहीं पर आ चुका है, उसमें भी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। ऐसे जो नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे हम, ये ऐसे, क्लियर हो गया। इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से राउंडेड होता है ये, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। बताया था हमारे पास, जैसे कोई भी हमने ये है, ये इसके बाहर से हमने, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, तो इसके बाहर से हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। अगर आपको याद होगा तो सोलेनॉइड कहलाता है। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को, ऐसा हम इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं किसी लॉन्ग इंसुलेटिंग बॉडी, उसके अंदर बॉडी के इनसाइड। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने वहां पर ये भी बताया था कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ इट इज वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट,
बताया था ना, करंट कैरिंग सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है, इसके 2 पोल्स होते हैं, याद है? तो सोलेनोइड को हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अब सोलेनोइड को अगर इन शॉर्ट में हम देखें तो एक सिलेंडर, एक ऐसा लॉन्ग सिलेंडर टाइप का होगा, शेप उसका सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, और उसमें क्या होगा, ध्यान से समझें। देखो जो वायर है वो हमारे पास इस तरीके से होंगी, जैसे मैंने आपको कहा इस तरीके से राउंडेड होंगी, क्लियर हो गया? इस तरीके से राउंडेड होंगी। सोलेनोइड याद है ना सबको? देखो मान लो यहां से आई एम्पियर ऑफ करंट जा रही है, आई एम्पियर ऑफ करंट जा रही है, और यहां से आई एम्पियर ऑफ करंट ही क्या होगी, वापस आएगी। हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल। इस सोलेनोइड की लेंथ हमने एल ले लिया, ठीक है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड कितनी है, इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, लेंथ ऑफ सोलेनोइड ले ली एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन। हमने एक सोलेनोइड ले लिया जिसकी लेंथ है एल और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। क्लियर हो गया? अब आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करना है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से जाते हुए, सेंटर से सोलेनोइड के इनसाइड से, अगर आप देख पाएंगे तो सोलेनोइड के इनसाइड से जाते हुए एक क्लोज्ड पाथ हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? सोलेनोइड के इनसाइड से जाते हुए, जैसे ये सोलेनोइड है ऐसे, ही यहां से ऐसे, फिर यहां से ऊपर, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, क्लोज्ड पाथ। मान लो इस सोलेनोइड है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, तो कहां से जाएगा, यहाँ जो हमने पाथ लिया, ये इमेजिनरी पाथ है, एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से एक्सेस के लॉन्ग जाएंगे, ऐसे एक्सेस के लॉन्ग हमने पाथ लिया, फिर यहाँ से ऊपर आ गए, फिर यहाँ से ऐसे आ गए, फिर यहाँ से इस तरीके से हमारे पास क्लोज्ड पाथ जाएगा। अरे सबकी समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया क्या? देखो हमारे पास एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड की लेंथ एल है, इट हैविंग अ कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमें बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान से समझे। तो आपको पता है कि जब भी हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करते हैं तो उसके लिए पाथ क्लोज्ड होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास सोलेनोइड है, इसमें करंट ऐसे जा रही है हमारे पास, तो हम यहाँ पर देखो अगर हमें क्लोज्ड पाथ लेना है तो हम कैसे लेंगे, पाथ यहाँ से एक्सेस के लॉन्ग जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, इस तरीके से पाथ जाएगा। सब एज्यूम कर पा रहे हैं इस बात को? सबकी समझ में आगे बेटा? इतना जो क्लोज्ड पाथ होगा किस तरीके से रहेगा। अब हमारे पास ये क्लोज्ड पाथ हो गया, तो क्लोज्ड पाथ कहां से जा रहा है, इस क्लोज्ड पाथ को हम P, Q, R एंड S मान लेते हैं, ऐसे जा रहे हैं हम। क्लियर हो गया? यस और नो? तो अगर आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन LI लिखा जाए तो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL, कहां से कहां तक, PQ, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL कहां से कहां तक होगा, लाइन इंटीग्रेशन PQRS क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग। क्या लिखेंगे इसको बताओ, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q B डॉट DL, आया ना, P से Q तक। फिर क्या लिखेंगे बोलो, इंटीग्रेशन फ्रॉम Q टू R, Q से R तक B डॉट DL। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? फिर प्लस क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन R टू S B डॉट DL, फिर प्लस इंटीग्रेशन S टू P B डॉट DL। बोलो इतना समझ में आया है कि नहीं बेटा? जब तक आप किस बोलोगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। इतना समझ में आ गया बेटा? हमने क्या किया, इट इज अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ L है, कैपिटल N आर द नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, PQRS इज अ क्लोज्ड पाथ, और इस क्लोज्ड पाथ के लिए अगर हम निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम P टू Q, Q टू R, R टू S, S टू P। तो पूरा कंप्लीट पाथ हो गया। बोलो आगे बढ़ो। तो इसी को क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL। अपेक्षा इतना समझ में आया बेटा? अपेक्षा पांडे, आस्था, भूमिका तिवारी, ओके। तो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL, इधर ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन फॉर P टू Q, P से जब Q की तरफ जाएंगे तो किसी भी सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां को होता है, अलोंग टू द एक्सेस होता है, ऐसे होता है ये,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है? अलोंग टू द एक्सिस होता है। किसी भी सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस होता है। देखो बी भी इस डायरेक्शन में है और हमारा पाथ भी सेम चल रहा है, तो दोनों के बिटवीन कितने के एंगल बन गया बताओ, बोलो 0 का, यस और नो? पी से क्यू तक देखेंगे तो पी से क्यू तक में मैग्नेटिक फील्ड कहां को जा रहा है? अलोंग टू द एक्सिस। हमारा पाथ भी कहां है? अलोंग टू द एक्सिस। तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बन गया? 0 का एंगल। तो लाइन इंटीग्रेशन पी टू क्यू बी डॉट डीएल कॉस 0 हो जाएगा कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, यस और नो? फिर देन देखो Q से R के लिए देखो, बताओ अब आप कितने का एंगल बनेगा? बी डी एल कितने का एंगल बताओ? देखो हम जा रहे हैं इधर, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एक्सिस के अलोंग, हम जा रहे हैं ऊपर को, तो कितने का एंगल बनेगा बताओ? 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। फिर प्लस देखो R टू S बी डॉट डीएल कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, कौन है ये? बहुत होशियार बच्ची है। 180 डिग्री, 180 डिग्री क्यों बनेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, हम आ रहे हैं ऐसे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। आपको याद होगा जब मैंने सोलेनोइड पढ़ाया था तो आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या बन गया हमारे पास? ये क्या बन जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड ऑफ, देखो भाई ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट कहां है? R टू S वाला पाथ कहां है? देखो P से Q ऐसे जा रहा था, Q से R ऐसे जा रहा है, R टू S इधर जा रहा है। यहां पर थीटा तो 180 है, बट आप देखो आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा 180 हुआ लेकिन B 0 हो गया। अब थर्ड कंडीशन, फोर्थ में चलते हैं बेटा। देखो S2P, S से P की तरफ को इंटीग्रेशन S2P, S से P की तरफ को देखो, हमारा पाथ चल रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो थीटा कितना बन रहा है? अगेन 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे इसको? बी डी एल कॉस 90 डिग्री। बोलो भाई सबके समझ में आ गया इतना? अब यहां पर देखो बेटा क्या हो गया, ये लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो cos 90 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना आ जाएगा? ये इंटीग्रेशन P से Q बी डी एल के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी को क्या लिख सकते हैं? देखो लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके बराबर आ गया? इक्वल टू, बी तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर ले लो जो भी आएगी वैल्यू, बी हमें निकालना है। अब बचा क्या हमारे पास? देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहां से कहां तक दिखा रहा है? P से Q तक। तो टोटल लेंथ कितनी है? L। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके बराबर आ जाएगा? L के बराबर आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। इतना सबकी समझ में आ गया बेटा? इतना अगर सबकी समझ में आ गया है तो मैं इतना नोट करा देता हूं बोर्ड में, अब जगह नहीं है, फिर इसके आगे के एक दो लाइनें और फिर बाद में लिखाऊंगा। लिखो तो, लेट अस कंसीडर, let us consider, let us consider, consider a solenoid of length L, solenoid of length L, small l, solenoid of length small l, comma, number of turns capital N, number of turns capital N, capital N, carrying I ampere of current, carrying I ampere of current, full stop, line change करके लिखना। To find the magnetic field inside of the solenoid, to find the magnetic field inside of the solenoid, to find the magnetic field inside of the solenoid, we consider
a closed path PQRS, closed path PQRS as shown in figure, as shown in figure. PQ is passing along axis of the solenoid. PQ is passing along axis of the solenoid. Axis of solenoid लिखे बेटा, solenoid लिखा. राइट साइड में बहुत अच्छा डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट साइड में आपका डायग्राम आ जाएगा और देन लेफ्ट साइड लिखो देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन. इसके बाद नोट करो बेटा यहाँ लास्ट पॉइंट तक, इक्वेशन फर्स्ट तक. चलो बेटा, अब इसको अगर हम आगे देखें तो ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू इतना इतना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. यहाँ तक आप लोगों ने डिराइव कर लिया कि इसमें थीटा 0 क्यों आया, 180 क्यों आया, 90 क्यों आया, ये सब समझ में आ गया होगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो कितनी आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I के बराबर आ गई. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. ठीक है, बट अब यहां पर देखो क्या करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू किसके, सॉरी B डॉट DL इज इक्वल टू हमने प्रूफ किया था B इंटू L, बट अकॉर्डिंग टू लिखने में मिस्टेक होगी. तो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटू L हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिराइव की है अभी. ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना अगर नोट कर लिया है तो, मैंने लिखने में मिस्टेक होगी था. बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कितना होना चाहिए? लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I के बराबर होता है. अब यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट NI. इक्वेशन नंबर सेकंड कहलाएगा. देखो ये तो हो गया, हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन हमने इतना निकाला. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग इतना होता है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों से हमें क्या मिल जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. तो यहां से B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इन ब्रैकेट कैपिटल N अपॉन L इंटू I. कैपिटल N किसको दिखा रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को. स्मॉल l किसको दिखा रहा है? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड को. या तो आप एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. B इक्वल टू म्यू नॉट NI. B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. वेयर क्या हो जाएगा? वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन L. क्या कहलाएगा ये? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट. वो तो क्या था? कैपिटल N क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था. स्मॉल n किसको दिखाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को दिखाएगा. तो ये हमारे पास कहलाएगा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड. और ये कहलाएगा सेम वही डेरिवेशन है, बट ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में आ रहा है. ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करो पूरा कंप्लीट. इतना देखो सोलेनोइड ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड. लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड. सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड, इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर magnetic field inside of the solenoid. It is the magnetic field inside of the solenoid. Inside of the solenoid. ठीक है, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों हुआ? आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों हुआ? तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है बेटा. यहाँ पे भी देखो, अब आपके पास क्या है? वायर. इधर देखो, ध्यान से समझो.
वायर ऐसे जा रही है ये, तो यहाँ से करंट अप आ रहा है, तो यहाँ से करंट कितना हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ से अप आ रहा है, यहाँ से डाउन आ रहा है। क्लियर हो गया। तो नेट अगर हम बाहर साइड ले लेते, क्लोज्ड पाथ इसके बाहर ले लेते, देखो ऐसे हम क्लोज्ड पाथ ले लेते, जैसे हमने क्लोज्ड पाथ सेंटर से पास कराया ऐसे, अगर हम क्लोज्ड पाथ ऐसे ले लेते बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो तब क्या होता, इधर देखो, एक साइड से करंट अप जा रही है, तो दूसरे साइड से क्या जा रही है, डाउन जा रही है, तो नेट जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे भाई, ये है इसका जो इफेक्ट इधर को पड़ेगा, इसी का वही इफेक्ट क्या पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। यहाँ करंट अपवर्ड जा रही है तो इसका इफेक्ट इधर को रहेगा, यहाँ पर ये जा रही है तो अपोजिट उसका इफेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। तो अब ये हमारे पास अप आ रहा है, इसका इफेक्ट देखो ये है, करंट ऊपर की तरफ को आ रहा है, यहाँ पर करंट नीचे को आ रहा है, तो नेट करंट कितना हो गया, जैसे एक वायर है, इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे ये दोनों एकदम क्लोज हैं, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपने देखो यहाँ से वायर ऊपर जा रही है, यहाँ से डाउन आ रही है, तो नेट इनक्लोज्ड कितना हो गया, जितने ऊपर आ रहे हैं उतने तो नीचे टाइम जाएगी, फिर जितना करंट यहाँ से अप आ रही है उतनी ही डाउन जा रही है, तो नेट करंट कितनी होगी, जीरो हो गई। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद अगला डेरिवेशन लिखेंगे बेटा, इसी का नेक्स्ट डेरिवेशन लिखेंगे, लिखो तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक है, एंडलेस सोलेनॉइड कहते हैं टोरॉइड को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। लिख लिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। लिखा सबने। देखो व्हाट इज अ टोरॉइड, ध्यान से समझे, डैश करके लिखो, द एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड, the endless solenoid is called toroid, endless solenoid is called toroid, endless solenoid is called toroid। लिख लिया बेटा, endless solenoid is called toroid। सबने लिखा। What is the meaning of endless solenoid is called toroid? इधर ध्यान से समझे। देखो भाई, सोलेनॉइड हमारे पास इस तरीके से था, ये जैसे आपकी पेन की स्प्रिंग होती है, इस तरीके से था आपके पास, ये क्या था हमारे पास, सोलेनॉइड। इसी को एंडलेस बना दें, एंडलेस बना दें तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, बताना मुझे, सारे बच्चे बताओ। अगर इसके दोनों एंड को घुमा करके ज्वाइन कर दें, समझ में आ गया। अगर ये टोरॉइड है भाई, ये है, इसको ऐसे गोल घुमा करके ऐसा शेप दे दें। आप नॉर्मली पेन की स्प्रिंग सब देखे हैं, पेन की स्प्रिंग है, लॉन्ग एक स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग को घुमा करके आप स्पाइरल शेप दे देते हैं। अरे गर्ल्स ने देखा होगा आप लोगों को, एक स्पाइरल चूड़ियाँ आती है नहीं, वो स्पाइरल जैसी बनती हैं, या वो टॉयज भी आते हैं, तो आप उनके दोनों एंड को ऐसे मिला के ऐसे घुमा दो, तो कैसा बनेगा, ऐसे ही तो शेप आएगा कि नहीं आएगा। आप समझ पाए मेरी बात, कितने लोगों के दिमाग में है। वो टॉयज भी आता है ना ऐसे, वो करने वाला, घुमाने वाला, तो ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग है, उस स्ट्रेट है ऐसे, आपने उसको टर्न करके ऐसा शेप दे दिया, ये तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यस और नो। तो अब यहां पर देखें बेटा, तो ये सेंटर ऑफ, ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया। तो ये जो लाइन दिख रही है, ये जो एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड है, एक्चुअल में जो एक्सेस है वो अब एक्सेस ऐसे बन जाएगी कि नहीं, यस और नो, ये एक्सेस बन जाएगी। और ये एक्सेस की रेडियस, ये जो रेडियस है, मान लो ये स्मॉल आर आ रही है, ये कितनी आ रही है, स्मॉल आर आ रही है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो 3 केसेस बनते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें, टोरॉइड के 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कौन सा हुआ, इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर।
इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर का मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो लाइन दिखाई है इसके अलावा, ठीक है। अब इसकी रेडियस हमने r मान ली, इनसाइड द कोर ध्यान से समझेंगे क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू, इधर देखो, अब देखो बेटा अगर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस होता है, अगर उसको टर्न करके सर्कुलर शेप दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही बन जाएगा, एंकर रिंग भी इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि अभी भी थीटा कितना हुआ, 0 होगा। क्या लिख सकते हैं इसको, BDL cos 0। क्यों लिखा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही सर्कुलर बन जाएगा और पाथ भी सर्कुलर है, तो इसको थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, BDL cos 0 हो जाएगा। अब यहाँ b तो आप बाहर ले लो, cos 0 1 हो गया, तो टोटल पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस स्मॉल r है तो इसको 2 पाई r लिखेंगे, b डॉट dl इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई r क्या कहलाएगा, 2 पाई r क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ दिस रिंग, इसकी जो एक्सिस है इसकी रेडियस कहलाएगी, सॉरी सर्कमफेरेंस कहलाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक का। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ कितना होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n इंटू आई। भाई n क्यों लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I क्यों लिया, करंट इससे पास हो रही है, तो दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, देखो दोनों को कंपेयर कर दो, तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे, तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इन ब्रैकेट कैपिटल N अपॉन 2 पाई r इंटू आई। ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, ठीक है। इसको अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, देखो जैसे सोलेनॉइड के लिए था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, वेयर क्या हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। आप बात समझ रहे हैं, तो ये स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, वहां पर स्मॉल n इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल N अपॉन L था। तो ये क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, कोर का मतलब इन इस रीजन में, ये जो रीजन है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कोर के इनसाइड इस रीजन में कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2 पाई r इंटू आई। कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, r इज द रेडियस ऑफ द कोर, I is the current in the core. Yes or no? Current in the coil, sir. Yes or no? प्लीज इसको इतना नोट करेंगे बेटा। बेटा इसके 2 केस और बन जाएंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं नोट करा दे रहा हूं, कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा केस 2 और केस 3 को, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो इन स्पेस, ये वाला जो रीजन है, ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा, कहाँ, इनर स्पेस ऑफ द कोर, ये वाला जो स्पेस है, इनर स्पेस ऑफ कोर, क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर आप सोलेनॉइड को देखोगे तो ये रीजन सोलेनॉइड के आउटसाइड के हुए कि नहीं, और सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। और इस रीजन में भी, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, इस रीजन में भी हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना, इनसाइड ऑफ द कोर ये वाला रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इस रीजन में ये वाला जो रीजन है, और इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केस 2 लिख लेना, इन इनर स्पेस ऑफ द कोर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इन आउटर स्पेस ऑफ द कोर, कोर के आउटर स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कल इसको डिटेल और एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ पर एक और समझने वाला पॉइंट है, ठीक है, समझने वाला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझें। इधर यहाँ पर हमारे पास देखो एक आ रहा है स्मॉल r, ये स्मॉल r लिया है हमने, रेडियस ऑफ द कोर। कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर इनर रेडियस दी रहती है r1, आउटर रेडियस दी रहती है r2। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास रेडियस होती है वो स्मॉल r इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, r1 प्लस r2 अपॉन 2 ले लेंगे।
क्लियर हो गया? जैसे आपका एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, वहां पर इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल r इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस अपॉन 2, यानी कि मीन ऑफ द रेडियस ले लेंगे। ठीक है बेटा, आज इसको इतना ही करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो कल इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।